नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता। टू द पॉइंट में आज टू द पॉइंट बात होने वाली है उन नेताजी से जो पिछले काफी दिनों से बहुत सारी चर्चाओं में हैं। हरियाणा में हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए, बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने में कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी में हलचल मची हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो खास मेहमान मौजूद हैं, बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद खास हैं, बेहद करीबी हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर सियासी बम फोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी पे और उसके बाद पहला इंटरव्यू हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव होने जा रहा है कुलदीप वत्स साहब का। वत्स साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छी उम्र दे और लोगों के लिए लगातार निरंतर आप यूं ही काम करते रहें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हरियाणा न्यूज के और आप सबका, पूरे हरियाणा वासियों का, पूरे देशवासियों का। बम फोड़ दिया लेकिन आपने बर्थडे वाले दिन, क्या हुआ? ऐसी परेशानी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से मन बड़ा विचलित है कुलदीप वत्स का। कभी परेशान होते हैं, फिर थोड़ा सा मान जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने बहुत सारे जवाब दे दिए कि कुलदीप वत्स नाराज हैं, परेशान हैं और अब पार्टी में एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बात कही। एक सच्चाई की जो बात है, दिल से जो बात मैं करता हूँ और शायद राजनीतिक, मैंने बहुत बार कहा, राजनीतिक कोई मेरा पेशा नहीं है। मैं बादली का बेटा हूँ, बादली हल्के का बेटा हूँ, बादली हल्के का खून हूँ और बादली की जनता ने मुझे 3 इलेक्शन में जो मेरा साथ दिया है, मैं जीऊँगा जब तक 36 बिरादरी का एहसानमंद रहूँगा। और मैं अक्सर कहता हूँ, मैं अगर बादली हल्के की जनता को अपनी चमड़े की जूती भी बना के पहना दूँ तो मैं इनका एहसान उतार नहीं सकता। जो मेरा साथ दिया और जो इलेक्शन में जब अपने बेटे, अपने भाई के लिए मेरी मातृशक्ति या युवा या बुजुर्ग, जो आप इलेक्शन की मेरी वीडियो निकलवा के देखना, जो सम्मान प्यार मिलता था, तो मैं खुद भावुक हो जाता था। पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सिस्टम है, देखिए प्रतिमा जी, मैं आज आपको एक बात कहूँ, बहुत क्लियर बात कहूँ। मुझे दुख इस बात का होता है कई बार कि जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा, उस समय उसका लड़का 10 साल का था और वो कांग्रेस में काम किया उसने, और आज उस परिवार में उस व्यक्ति का बेटा आज 28 साल का, 27 साल का हो गया। और जो वर्कर कोई भी जुड़ता है वो अपने आस के लिए जुड़ता है, अपने सम्मान के लिए जुड़ता है। आज मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि आज मैं, बादली की जनता ने लगातार 3 बार मेरा साथ दिया, 2 बार मुझे जिताया। मैं तो तीनों जीत मानता हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा एक निर्दलीय के रूप में इतना बड़ा सम्मान दिया, तो मैं उसको भी जीत मानता हूँ। पर हम जो बादली के लिए जो मेरे दिमाग में जो सपने चल रहे हैं, वो सपने अगर पूरे ना हो, या मेरे अपने साथियों के जो कहीं उनके बात आए, काम की बात आए, रोजगार की बात आए, या उनके किसी प्रकार की बात आए, तो मुझे इस बात से मैं विचलित, जिस दिन से जब हम हरियाणा में हमारी सरकार नहीं बनी थी, तो मैं विचलित तो उसी दिन से इस बात से हूँ कि हमने 2024 के चुनाव, 2024 के बाद का, तो मैं इस बात से, मुझे उसी टाइम से मेरा दिल बड़ा पीड़ित इस बात से है कि जनता ने हमें बहुत ज़्यादा साथ दिया और जनता ये चाह रही थी कि हम कांग्रेस का राज लेके आए। और जनता ने, मैं हरियाणा की जनता का कोटि कोटि बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने ये सोचा था कि कांग्रेस का राज लेके आएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी से, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं की कमी से, हमारी जनता की उम्मीदों पे हम खरे नहीं उतरे। हमने हरियाणा की जनता के उम्मीदों को तोड़ा, चाहे वो किसी प्रकार के जो फर्स्ट लाइन के नेता हैं, कई सेकंड लाइन के नेता थे, कई थर्ड लाइन के नेता थे, कहीं ना कहीं सबने मिलकर हमें ना ज्यादा ये लाइन समझ में आती नहीं है, और कार्यक्रम का नाम भी है टू द पॉइंट। तो मैं चाहूंगी आप क्लियर हमें बताइए ताकि हम भी अच्छे से समझ पाए और लोग भी अच्छे से समझ पाए। देखिए, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के नेता का मतलब क्या है? देखिए, सबसे हमारे जो सीनियर नेता होते हैं, मतलब आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मैं दिल्ली के हाई कमान की भी बात करता हूँ और हरियाणा के जो लीडर है उनकी भी बात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी या शैलजा जी, वो तो जय रणदीप सुरजेवाला जी है जी, सबकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी। लेकिन सरकार बनाने का ठेका तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया था। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर अकेला कोई गुनाहगार माने तो मैं इस बात से वाकिफ नहीं करता। यही बात नहीं कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपने, देखिए, मैं बड़ा सम्मान देता हूँ, मेरे नेता भी है, मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ,
कि कोई व्यक्ति हर बात पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की वजह से 37 सीटें भी आई हैं, ऐसा भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई, मेरे हिसाब से शायद किसी नेताओं पे फर्क नहीं पड़ा हो, फर्क पड़ा है कांग्रेस के वर्कर के ऊपर पड़ा है, फर्क पड़ा है हरियाणा की जनता के ऊपर फर्क पड़ा है। आज वर्कर की क्या हालात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हर आदमी अपनी स्वार्थ के लिए जीतता है, कोई वर्कर के लिए भी सोचता है कि तुम्हारे वर्कर का क्या होगा, जो तुम्हारे लिए खून पसीना आप देता लोग है। तो लड़ाई में इतने बिजी हैं, एक दूसरे से गुटबाजी आपकी पार्टी की खत्म नहीं हो रही है, आप वर्कर का कहाँ सोचेंगे। आप तो जितने भी नेता हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हो लेकिन गुटों की बात कर रहे हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, बीरेंद्र सिंह का नया गुट आ गया, वो कुलदीप शर्मा, ये हर कोई तो अपनी 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 राह पे पकड़ के चल रहा है आगे, कोई पार्टी के लिए तो सोच नहीं रहा है ना। तो मेरे को और दुख किस बात का है, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि या तो आप अपनी सोच लो, या इस हरियाणा की जनता की सोच लो, या वर्कर की सोच लो। मैं और क्या कहना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी जी से बार बार यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, राहुल गांधी भी आते हैं हरियाणा में, पाठ पढ़ाते हैं सारे बड़े नेताओं को टेबल पे बिठा के, तो ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी बोलते हैं, उनकी बात भी समझ नहीं आ रही, तो कुलदीप वत्स की बात कहाँ से समझ में आएगी। कुलदीप वत्स की बात ना समझ में आए, पर ये जनता तो समझा देगी ना। समझा तो दिया, उसके बाद भी आप लोग सीखने को तैयार नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब इतना बड़ा झटका आप खा चुके हो और फिर एक लाइन पे आप नहीं चल पा रहे हो, कारण क्या है, क्यों नहीं चल पा रहे हो, आप वर्कर को क्यों मार रहे हो, फिर वर्कर को भी कह दो। अगर आप लोग खुद ठीक नहीं चलना चाहते हो और इस पार्टी को डुबोना चाहते हो, तो फिर वर्कर को भी कह दो ना, वो वर्कर ने क्या कसूर किया है। तो मतलब ये कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग में कमी है कि नेता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर इतना कुछ होने के बाद 2019 में तो आप लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा, पहले ही सरेंडर कर दिया। आपको लगा कि भाई बीजेपी का 75 पार का नारा है तो आप लोग तो हारने ही वाले हैं। देखिए, मैं आज आपको एक बड़ी आत्मा से बिना लड़े 31 सीटें आ गई। आज मैं आत्मा से कह रहा हूँ, और आज ये हनुमान जी का रोट भी हुआ है और भगवान को साक्षी मान की बात कह रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, और उस भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मैंने स्वयं, मेरे मन में ये थी कि हम सरकार बना रहे हैं 2019 में, और मैंने हुड्डा साहब को भी कहा, मैं कहा हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे, पर हुड्डा साहब का अकेले का कसूर नहीं था, वो उस तरह की हवा ऐसी चल रही थी कि 75 पार, और हम कुल उस समय भी थोड़ी वोटों से अगर अंतर से देखे तो हमने सरकार नहीं बनाई थी। तो कहीं ना कहीं हमारा उस समय हौसला टूटा हुआ था, जो रिजल्ट आए थे, मतलब 2019 में सिर्फ आप 75 पार के नारे से ही डर गए और आप लोग बैकफुट पे आ गए, चुनाव ही नहीं लड़ा। बिल्कुल, अगर हम मजबूती से चुनाव लड़ते तो ईमानदारी से हम सरकार बनाते। कहीं ना कहीं ये जो नेता है, ये अपने राशन कार्ड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये अहम की लड़ाई है, ये हेम की लड़ाई है। ये हेम की लड़ाई जब तक नहीं त्यागेंगे तो जनता का नुकसान और पार्टी का नुकसान होता रहेगा। लेकिन लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी ये अकल आएगी या सबक लेंगे, और लगातार हार के बाद भी कांग्रेस का कोई नेता कम से कम एकजुट होकर काम करने को तैयार। देखिए, मैं आज आपको एक बात कहूं, इसमें सबसे जरूरी है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने एक लीडर के रूप में आगे आना चाहिए, और राहुल गांधी जी पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग फैसले लें। नहीं, क्या फैसले स्ट्रॉन्ग फैसले? मैं एक बार सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी आए भी है ना, अपने तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने बुलाया, कुरुक्षेत्र में भी जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग्स हुई, पंचकुला में भी तमाम नेताओं से मिले, गुटबाजी नहीं चलेगी, साफ तौर पे ये कह दिया गया। और राहुल गांधी आते हैं तो आपको तो बड़ा मनोबल भले ही मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जहां जहां चरण पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार। राहुल गांधी के लिए कहते हैं जितना भी आए तो वहां पे बंटाधार पार्टी का ही करेंगे राहुल गांधी। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा प्रतिमा जी, जीवन में हर व्यक्ति का एक समय होता है, ये चक्कर है, ये चक्कर घूमता है। आज मैं मानता हूं बीजेपी का टाइम है, वो किस बल कर रही है, क्या कर रही है, बीजेपी का समय है। आज मोदी जी शिखर में, पर ये भी किसी ने घमंड नहीं करना चाहिए। किसी टाइम में एक नारा था कि इंदिरा जी को इंदिरा है तो सब कुछ है। इंदिरा गांधी स्वयं इलेक्शन हारी थी, याद करो आप, और किससे हारी थी ये भी आपको पता है। तो घमंड और अहंकार से काम नहीं चलता, ये समय परिवर्तन है। आज शायद नहीं, लेकिन अगर वो बार बार जीत रहे हैं तो खुशी तो होगी ना उनको। देखिए, और आप लोग अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बीजेपी को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, आप लोग खुद ही काफी एक दूसरे को निपटाने के लिए। बिल्कुल, मैं जो आपने बात की, अब लाख रुपए की बात की है, बीजेपी को कम करना पड़ता है
और हम उनको जाके कह देते हैं। अब हरियाणा में भी हम नहीं कहा लो जी, हम बर्फी और मिठाई जलेबी हम नहीं खाना चाहते, आप रखो इसको। लेकिन बीजेपी में जा रहे हैं आप, इस बात की बहुत सारी चर्चाएं थी जिसपे आपने आज तो कम से कम विराम लगा दिया, मतलब बीजेपी में जाने का कोई इरादा कुलदीप वत्स का नहीं है। देखिए, मैं आज आपको एक बात बता दूं, हम्म, मेरे जो दोस्त हैं, हम्म, कुछ पार्टी के भी दोस्त हैं, हम्म, कुछ विरोधी दोस्त हैं, हम्म, उन लोगों का काम क्या था? हम्म, वो लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग हैं, पार्टी के लोग भी हैं, हम्म, मैं बिल्कुल बहुत फ्रेंकली बात करता हूँ, कुछ लोग ये चाहते हैं कि कुलदीप वत्स को भी बाहर निकाल दो, हम्म, कैसे न कैसे करके। हम्म, कुछ विरोधी भी हैं, हम्म, पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, कुलदीप वत्स कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। हम्म, मैं जिसका हूँ हम्म, उसका जीवन भर तक हूँ। हम्म, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सम्मान किस बात से करता हूँ? हम्म, देखिए, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेक नहीं करता हूँ। हम्म, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक इस राजनीतिक में है, हम्म, कुलदीप वत्स उसका जीवन भर साथ देगा। हम्म। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे अच्छा करें बुरा करें, उनकी वजह देखिए से सरकार देखिए चाहे ना आए देखिए दो बार। देखिए देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं अपने पिताजी को सम्मान देता था, देता हूँ, देता रहूँगा। इसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान करता रहूँगा। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक में जब जो मेरे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आदेश देते हैं, मैं उस आदेश को 1001% उस आदेश को मैं मानता हूँ। जहाँ तक बीजेपी की बात है, देखिए, एक विचारधारा की बात होती है। राजनीतिक मेरा पेशा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आज आपको क्लियर कहता हूँ, राजनीतिक मेरा कोई पेशा नहीं है। मैं राजनीतिक में रहूँ ना रहूँ, पर मैं जहाँ हूँ वहाँ सीना ठोक के रहता हूँ और स्वाभिमान के साथ कभी कुलदीप समझौता नहीं करेगा। जहाँ मेरे स्वाभिमान पे कोई ठेस पहुँचेगी या मुझे कोई बात गलत लगेगी तो चीज उसमें मैं फिर वो चीजें मैं बर्दाश्त भी नहीं करता। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे मेरे शुभचिंतक हैं जो चाहते हैं कि कुलदीप कांग्रेस पार्टी से चला जाए, कुलदीप वत्स कांग्रेस पार्टी छोड़ के चला जाए। अब तो क्या ऐसी कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस के नेता ही करते हैं? किरण चौधरी गई, कुलदीप बिश्नोई गए, बहुत सारे नेता गए पार्टी से छोड़ छोड़ के। देखिए, जो भी तो क्या कांग्रेस के नेता ही अपने दूसरे नेताओं को ठिकाने लगाने का काम करते हैं? देखिए, कुछ जो व्यक्ति होते हैं ना, वो पार्टी हित में नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि हम पार्टी को पार्टी में रह के कैसे कमजोर करें। और चाहे किरण चौधरी गई हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई गया हो, चाहे राव इंद्रजीत जी गए हों, चाहे रमेश कौशिक जी गए हों, चाहे कोई और नेता भी गया हो, पर कई नेता, देखिए, आज मैं इस बात से भी बड़ा बेबाकी से कह रहा हूँ, ये जो नेता गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया, ये बताओ मुझे बताओ क्या नहीं दिया। देखिए, नाराजगी उसकी हो जिसका कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं। तो जब किरण चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, बहुत बार मैं भी चंडीगढ़ जाती थी सेशन कवर करने के लिए, सारी विधायक दल की मीटिंग तो हुड्डा साहब लेते थे, किरण चौधरी को तो ना कोई बुलाता था ना कोई किरण चौधरी के पास जाता था। तो ये तो आप कहीं ना कहीं ठेस ही पहुंचा रहे ना उनके सम्मान को। देखिए, मैं उस समय विधायक नहीं था, एग्जैक्ट में अगर मैं होता तो मैं सच्चाई बता भी देता। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब वो थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कोई जाता नहीं था उनके पास। देखिए, वो उस समय के जो विधायक है वो उन्होंने देखा होगा या क्या, मुझे नहीं देखा। पर मैं जो कहना चाहता हूँ, किरण चौधरी, देखिए, चौधरी बंसीलाल जी इस प्रदेश के मुखिया रहे और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने हरियाणा में अपनी छाप छोड़ी। और चौधरी सुंदर सिंह जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे। चौधरी सुंदर सिंह भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आज इस दुनिया में नहीं है, ना चौधरी बंसीलाल जी है। मैं कभी भी कोई भी आप कभी राजनीतिक बात जो बड़े हस्तियां हुई हैं, मैं कभी भी किसी के बारे में कटाक्ष नहीं करता। जहाँ तक किरण चौधरी जी की बात है, मैंने कभी किरण चौधरी जी पे भी नहीं किया। पर मैं ये कह के कोई बात करे, मान लिया कि भी मेरा सम्मान नहीं है कांग्रेस पार्टी, मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ। लेकिन सम्मान तो आप लोग जेन्युइनली नहीं करते हैं ना, भले ही आप कहें कि भाई हम लोग करते हैं। अरे एकजुट होकर क्यों नहीं रहते? आप डिसिप्लिन में तो रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देखिए तमाम नेता हैं, कम से कम इतना खुले में तो ये नहीं चलता है उनमें गुटबाजी। आप लोग तो खुलेआम मीडिया के सामने आकर एक दूसरे को कोसते हैं, रैली के मंचों से अलग अलग तरीके की बातें होती हैं,
कुमारी शैलजा के बारे में 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नहीं कहा गया, किसी ने रोका? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोशिश की कि भाई इतने बड़ी लीडर के बारे में ये सब कहा जा रहा है और उनके ये चहेते नेता कर रहे हैं, तो कंट्रोल तो कर लें, कम से कम रोक तो लें, डैमेज कंट्रोल तो कर लें, नुकसान को भांप तो सकते थे। देखिए आपने जो बात कही कि शैलजा जी के बारे में कहागा, कहाँ पे कहा, किसने कहा, कहाँ कहा, आपको नहीं मालूम? नहीं आप बताओ ना। नारनौंद में क्या हुआ पूरे प्रदेश ने देखा। देखिए मैं उस की कड़े शब्दों में उस बात की मैं निंदा करता हूँ। बहन कुमारी शैलजा जी हमारी सीनियर नेता हैं और किसी भी व्यक्ति जो सीनियर नेता हैं, जो भी इस तरह की घटना होती है, मैं बिल्कुल उस बात की कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। और जो भी व्यक्ति था, जैसे वो कोई कहते हैं कि चौटाला पार्टी का कोई बंदा था और वो कांग्रेस की स्टेज पे आके उसने ये बातें कही, तो यहाँ हमारी कहीं ना कहीं गलती ये रही, अगर ना हमने उसी समय उसका खंडन करना चाहिए था कि हमारी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। और ये कई बार क्या होता है राजनीतिक में प्री प्लान, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सामने आके कम से कम इस पे एक जस्टिफिकेशन देना चाहिए। देखिए मुझे नहीं पता उसमें उन्होंने दिया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया होगा, पर जो भी हुआ वो गलत है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और किसी भी के लिए कोई भी शब्द या कोई इतने सबसे बड़ी बात, वो हमारे कांग्रेस पार्टी की नेता भी है, महिला भी है और सारी है, तो मैं उस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ ना। तो दलित वोट आपको लग रहा है छिटके उसके बाद कांग्रेस से? देखिए मैं इसका ज्यादा गंभीरता से मुझे आकलन नहीं है, पर कहीं ना कहीं शैलजा जी इलेक्शन में उस समय के बाद गुम रही। शैलजा जी ने भी एक चीज देखना चाहिए, जिसको चोट लगी है नहीं तो उसकी चोट पे तो किसी को मरहम लगाने जाना पड़ेगा नहीं, ना, वो उसको बात समझाना पड़ेगा कि भाई माफ कर दो, मैं गलती हो गई, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था या हमारी तरफ से ऐसा कुछ गलत हुआ नहीं। मैं इस बात को मानता हूँ, जाना चाहिए था और उस बात को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, पर कई बार वो बात ठीक है। शैलजा जी भी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, लेकिन हुड्डा गुट वाले नहीं मानते ना। नहीं, मैं जब इस बात को कहीं पे भी कहो, हम हुड्डा गुट की बात करें या उसकी करें, मैं बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बिल्कुल खास व्यक्ति हूँ, पारिवारिक व्यक्ति हूँ। पर अगर कोई ये बात कहे कि मैं शैलजा जी को नेता नहीं मानता या वो बात नहीं करता, बहन कुमारी शैलजा जी हमारी सीनियर नेता है और मैं मानता हूँ, और नेता जो आप वो कहो वो है। पर मैं एक बात से आज भी खपा हूँ, चाहे वो किसी को बुरी लगे, इस सीनियर नेताओं को, चाहे शैलजा जी को बुरी लगे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुरी लगे, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव को बुरी लगे, चाहे शैलजा जी को बुरी लगे, चाहे सॉरी अपना इसको जो भी और भी नेता रहे, किसी को बुरी लगे, पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया ना। क्या पार्टी के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? आपकी पार्टी के प्रति क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? आप ऐसे लड़ते रहोगे, आप अपने लिए आपका तो सम्मान और इज्जत बहुत बड़ी चीज है, पार्टी कुछ नहीं है आपके लिए। आपके लिए तो आपका सम्मान सब कुछ है, मैं मान लिया, सब कुछ है। पार्टी ने जो आपको इतना कुछ दिया है, एक व्यक्ति को कुछ भी कह दे और आप पार्टी का इतना बड़ा नुकसान कर दोगे। तो पार्टी ने तो आप एक चीज करो, पार्टी ने तो हुड्डा साहब को भी बहुत कुछ दिया है। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ हुड्डा जी बना के रखा, बिल्कुल दिया है ना। तो फिर उसके बाद पार्टी थोड़ा सा नाराज हो गई, छिटक रही थी, तो अलग पार्टी बनाने की धमकी देने लगे हुड्डा साहब। चलिए ठीक है, पार्टी ने फिर से कह दिया चलो आप मौका लो, आपके चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, फिर चीजें सेटल हो गई। फिर 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, उसको लेके भी इतना प्रेशर डालते रहे हुड्डा साहब, फिर फाइनली बना भी दिया गया। तो क्या हुआ? पहले आपकी इस बात पर आता हूँ। मैं कब कहता हूँ कि मैं हुड्डा साहब के लिए मैंने सबके लिए कहता हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी राजनीतिक चमकानी है, ये नुकसान किसका हुआ? पार्टी का नुकसान के साथ साथ ये बताओ ना, ये नुकसान किसका हुआ? ये हरियाणा के उस कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति का नुकसान हुआ, हरियाणा के उस युवाओं का नुकसान हुआ, किसान का नुकसान हुआ। आप उनसे पूछिए ना। आप लोग तो अपने सम्मान की बात करते हो, मेरा सम्मान। इस हरियाणा की जनता के सम्मान के बारे में ये क्यों हुआ? ये जो इतना बुरा हाल हुआ, एक एक कार्यकर्ता गले लग रो रहा था। प्रतिमा जी, मुझे खुद आज मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे
वो दिन आज भी इतना दुख है। जो कांग्रेस का एक एक वर्कर जो बेचारा लड़ रहा था, मर रहा था, उसके मन से पूछो। इन नेताओं की तो छोड़, चलो मान लिया आपने, तो आपने उनसे तो पूछो। आप लोगों ने जो गाने बजाए, सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा, उससे नुकसान हुआ? नहीं, वो तो आप अपने हर जगह। अब यार एक चीज बताओ आप, शैलजा जी के तो लोग, कांग्रेस शैलजा की जी सरकार की तो बात ही नहीं हुई नहीं, ना, कांग्रेस तो की हुड्डा सरकार की नहीं, बात हो गई कि हुड्डा ही बनाएगा सरकार। देखिए ऐसा है, सारे गाने चले, कांग्रेस की सरकार बनाएगी वो भी चले हैं, हुड्डा सरकार बनाएगा वो भी। हर वर्कर का कोई हुड्डा जी ने गाने थोड़ी चलवाए, मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। लेकिन इन गानों से प्रदेश के लोगों में तो बीजेपी के लिए भाई डर लग गया। चलो चलो, वो वो तो बीजेपी बच्चों क्या को लगा, कहेगी। युवाओं को लगा भाई हमारी नौकरियां खाई जाएंगी। देखिए मैं किसानों को लगा हमें 2-2 रुपए के चेक दिए जाएंगे। देखिए मुझे इसमें एक चीज जरूर कहूंगा, बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती, मैं उस बात के नहीं। एक ये माहौल करेक्ट किया। ज्योति भूपेंद्र हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, आप इस बात को फिर मत जोड़ना कि मैं हुड्डा गुटका हूं या गुड्डा की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं एक सच्चाई की बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं कमियां हमारी रही होंगी, तो हम 10 साल सामने सरकार की तो हम नहीं आए, वो मैं अपनी कमी मानता हूं। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ईमानदारी से एक बात कहूंगा, और इसमें मैं बिल्कुल कोई संकोच नहीं करता, ना मैं किसी से डरता, ना झुकता, ना थकता, ना बिकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाके में काम किए, पूरे हरियाणा में भी काम किए, और ईमानदारी से भय भी था, अफसरों में काम भी करते थे। सोनीपत रोहतक के मुख्यमंत्री थे और नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। वहीं पे काम किया, देखिए वहीं पे नौकरियां बांटी, वहीं पे पर्ची का सिस्टम चलाया। देखिए मैं एक चीज आपको कहूँ, मैं एक बात बिल्कुल अदब से कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में वर्करों के, कांग्रेसियों के, गरीब के, मजदूर के, सबके काम हुए। ये जो खर्ची पर्ची की जो बात करते हैं, खर्ची पर्ची तो एक एजेंडा होता है राजनीतिक, सब बोलते हैं, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, मैं उस समय पटौदी की राजनीति करता था, और मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बड़े अदब से कहता हूँ, मैं दुनिया भर के बच्चे लगे, और इसमें भी कई बार कोई नो डाउट भाई उस समय सिफारिश से भी लगते थे, कोई यूं कहते नहीं लगते थे, लगते थे बिल्कुल लगते थे। देखिए आज, पर वो कोई यूं कहते खर्ची और पर्ची, मैं आपको मैं हनुमान जी का दिन आज उनका रोट किया है, मैं बालाजी महाराज की कसम खा के कहता हूँ, हमने दुनिया भर के बच्चे लगाए, किसी एक व्यक्ति को ये कह दो हमने किसी की गऊ खाई हो, अगर कभी किसी के 5 पैसे लिए हो, और दुनिया भर के बच्चे भी लगे। पर ये चीजें एक वो चीजें तो कहा जाता है लिस्टें पहले ही आउट हो जाती थी। तो आप लोग आप एक चीज बताओ, अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को लिस्टों में डाल देते थे, उनके बच्चों को डाल देते थे। 94 एसडीओ लगे, 88 या 80 कितने बच्चे बाहर के लगे, और कितने बच्चे हरियाणा में लगे हैं। मैं मानता हूँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप अगर लगा रहे हो, जो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो कहे तभी मैं मतलब मेरिट बेस पे लगा रहा हूँ। चलो किसी के बच्चे लगे, कहना नहीं, लोगों ने तो माना भी ना, उस पर बार-बार स्टैंप लगाया कि भाई मेरिट पे मिल रही नौकरी, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं उस बात के लिए सहमत हूँ कि मेरिट पर नौकरी मिलनी ही चाहिए, तो आप लोग दे देते तो हमने भी दी है मेरिट पे, बिल्कुल मेरिट पर नौकरियां दी है, मेरिट पर नौकरियां दी है। और एक चीज और भी है प्रतिमा जी, मैं इस बात से, देखिए मैं तो कोई उस समय ना एमएलए था ना कुछ और था, पर कई बार क्या होता है, आज ये क्वेश्चन में जो दे रहे हैं ये मेरिट पे दे रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ जो HCS लग रहे हैं मेरिट पे दे रहे हैं। पर छोड़ो वो चीजें, किसी की गहराई में जाना, ये सब एक है ना, एक लोगों ने एक वो बना दिया, बगैर खर्ची, बगैर पर्ची, बगैर खर्ची। या हमने तो पता नहीं, इन बीजेपी वाले सुन रहे हैं बगैर खर्ची, बगैर पर्ची, ये क्या है, ये बगैर खर्ची क्या, इन किसी ने खर्ची पर्ची ली है? अब मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है, इसमें जवाब दे, एक हिसार के व्यक्ति से 1.5 करोड़ रुपए की हमारे झज्जर के किसी व्यक्ति ने ले रखे हैं, और HPSC का उसके लगाने के लिए ले रखे हैं, और वो पिछले 4 महीने से वो चक्कर काट रहा है, यहाँ फायर लॉज भी हो रही है, आज तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ। वो किसने, वो खर्ची पर्ची की थे, किसके थे? पर चलो इन बातों पर मैं नहीं जाता, मैं अपने उस पर आता हूँ। तो अभी 2024 में क्या हुआ चुनाव में, आपकी वजह से आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या था सरकार ना आने का? देखिए सबसे बड़ा रीजन जो कांग्रेस के नेता थे उनकी आपसी फूट, और दूसरी जो एक सेकंड लेयर के जो टिकटार्थी थे, जो मैं आज बड़े अदब से कहता हूँ, जो इससे पहले हमारे प्रभारी थे, सबसे बड़ी चूक मैं उनकी मानता हूँ, और बड़ी भूल और बड़ी चूक, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 लोगों से 20 हज़ार रुपये लेके उनके फार्म भरवाए। क्या जरूरत थी, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 कैंडिडेट आपके आगे,
तो और 20-20 हज़ार रुपये होंगे, वो तो उसी दिन नहीं सोचा भाई तेरी तो टिकट पक्की हो जाएगी, इंटरव्यू लूंगा, ये लूंगा, वहाँ एक बबंडरबाजी ढोंगबाजी करके वो जिसने जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट आती थे उसने किसी एक आधे व्यक्ति को, मैं नहीं कहता कि सभी, पर 80% उन लोगों ने अपने कैंडिडेटों को हरवाने का काम किया और बीजेपी को सपोर्ट किया। और ये धारणा होगी कि सीएम तो हुड्डा साहब बने, पर भले इस एमएलए ले लो, सीएम हुड्डा साहब बने, फलाना ले लो, तो ये धारणा से हमारी सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। ना आने से जो हम आज विपक्ष में जो बैठे हैं, इसका मुख्य कारण ये भी था। नहीं तो बहुत सारे, चलो आप ये कह रहे हैं कि टिकटों के लिए तमाम लोगों ने अप्लाई किया और ये एक बड़ा नहीं, रीजन था, ये बड़ा लेकिन रीजन, ये भी आपने बड़ा मैनेज रीजन भी तो नहीं किया ना अपने नेताओं को, जो निर्दलीय खड़े हुए आपने उनको मैनेज करने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, हाँ, कुछ निर्दलीय आपने मैनेज बैक नहीं हुए, किया कि नहीं, भाई कुछ ठीक है नहीं, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ ने, अरे ये राजनीतिक है प्रतिमा जी, इसमें श्याम दाम दंड भेद सब कुछ चलते हैं। तो आप मेरिट की नहीं, बातें एक तरफ नहीं, करते नहीं, रहे, क्या? विनेबिलिटी क्राइटेरिया देते रहे, अंबाला कैंट में चित्रा सरवारा की टिकट काट दी, देखिए क्या बल्लभगढ़ में शारदा राठौर की टिकट काट मैं दी। बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, कई टिकटें हमारी गलत हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं और क्या कह रहा हूँ, पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, निर्दलीय के साथ साथ जो लोग, चलो निर्दलीय खड़ा होकर 2-4-5 हज़ार की उसका नुकसान हुआ, पर जो लोग पार्टी में रह के वोट तो नारे तो प्रतिमा जी के साथ बोल रहे और वोट दिला रहे दूसरे की, ये सबसे बड़ा डेंजर जो काम था, ये सबसे बड़ा डेंजर काम ये था। तो नेताओं की गुटबाजी नंबर 1, दूसरा बहुत सारे लोगों के फॉर्म भरवा लिए नंबर 2, और तीसरा कि भाई जो भी निर्दलीय कम से कम खड़े हो गए उनको मैनेज करने की कोशिश नहीं, ये तो कुछ कोशिश भी की, कुछ फिर फंडिंग होने लगी, कुछ, देखिए राजनीतिक में सब चलता है। फिर तो बीजेपी ने एक नेता पे मतलब ठीकरा नहीं फोड़ रहा। नहीं, बीजेपी ने भी फिर क्या किया, बीजेपी ने भी क्या भाई, हाँ इनको खड़ा रखो, बीजेपी तो चुनाव लड़ेगी ना, वो तो लड़ेगी, वो तो पूरे टाइम चुनावी मोड में रहते हैं। मैं उनकी कोई गलती नहीं मानता हूँ, गलती तो हम अपनी मानते हैं ना। और हमारे जो आज जो साथी थे, आज वो पछता रहे हैं, वो नहीं सोच रहे थे कि यार एक एमएलए नहीं आ, सारी 70 सीट आ रही है, ये जो तो एक हर जाएगा तो कोई नहीं, हुड्डा सीएम बन रहा है। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता सोच रहे थे, कोई बात नहीं, ये हार गया तो हारने दो। हाँ, मतलब जो ये सेकंड लाइन के जो थे, जो टिकटार्थी थे, सबका एक ये बन गया कि अरे घर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा चुनाव में तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए थी। 9 विधायक, 5 जिन्होंने सीधा सीधा क्रॉस वोट किया, 4 जिनकी वोट कैंसिल हुई। आपका नाम भी खूब सुर्खियों में रहा। आपने क्या वोट कैंसिल करवाई थी? क्या लगता है आपको? लोगों के सवाल हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मुझे पता है, मुझे पता इसी बात का तो है, दुख इसी बात का है, मैंने ईमानदारी से मैंने अपनी पार्टी की सच्चे दिल से सेवा की। पिछला राज्यसभा था, पूछो हमारे नेता से, और अब के भी पूछो। और कुछ जो जयचंद नेता बन के फिर रहे हैं ना, जो कुछ लोग ऐसे हैं। कौन है वो जयचंद? आप जयचंद बार बार बोल रहे हो, किसी ने भी बोला, लेकिन नाम क्या है उन जयचंदों? आज मुझे एक बात बताओ, आज आपने फिर मेरे को वो दिलाया गुस्सा। आप एक बात बताओ मुझे, क्या आपने 5 वोट क्रॉस होगी, सारी वोट देख ली? देखी ना? उन कई एमएलए जैसे हैं, उनकी औकात नहीं है, और ऐसे पैसे में गच भी हैं जिन्हें पैसे में कोई खरीद नहीं सकता। वो व्यक्ति बीजेपी की वोट कैसे देंगे? मैं इसीलिए कहता हूं कि राहुल गांधी जी, अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है तो ये जो भेड़, जो गद्दार व्यक्ति, बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, आपके आसपास बैठे हैं, जिनको आप सम्मान देते हो, जिनको सारी जिम्मेवारियां सौंप देते हो, ये जब तक आप इनको दोगे तो आप अपने घर के अंदर, हम अजगर सांप नहीं। ये कौन बड़े नेता, कौन? बीके हरिप्रसाद? देखिए आप, वो तो बाद की बात, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा में? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। कौन से? कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला? आप बात उस पर छोड़ो, कौन है नाम तो जानना पड़ेगा। मैं बता दूंगा नाम, मैं राहुल गांधी जी को नाम बताऊंगा। अच्छा, उन्हीं को बता के आएंगे? 101% नाम बताऊंगा। मुझे राजनीतिक में, मैं कह रहा हूं, मैं कोई डर की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं सच्चाई की राजनीति करूंगा, ना राजनीति छोड़ दूंगा। जो इसके साथ रह के यहाँ पार्टी को, जो सब कुछ मठाधीश बन के बैठ रहे हैं और कांग्रेस को बेच रहे हैं मिलके, आप उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करोगे, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी से मैं मिलके ही कहूंगा, आपको आगे ये नहीं बढ़ने देंगे। आप कितनी मेहनत कर लो, आपको आप 10 गज, कौन मठाधीश ये 100 गुना में जानना चाह रहे हैं ना, कुलदीप वत्स नाम नहीं लेते खुल के, ये सबको पता है।
हुड्डा साहब का जिक्र कर रहे हैं, कुमारी शैलजा, क्योंकि मठाधीश तो हुड्डा साहब, एक चीज मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां नहीं बैठते ना तो यही राज्यसभा की सीट भी नहीं आनी थी, ये भी आज आपको बता। तो जीत के भी हार गए ना आपकी, तो जीत वो ठीक है, मैं तो जीत की हार मानता हूँ, मानते हैं कि जीत के हार, बिल्कुल जीत की हार मानता हूँ। जब आपके विधायक, आपके नेताओं के, आप उनका रिकॉर्ड काटो सारा, क्यों गए ये, राहुल गांधी जी ने बुलाना चाहिए था इन नेताओं को कि भी ये एमएलए गए तो गए क्यों, किसके थे, किसकी वजह से गए हैं। जब तक पार्टी नहीं सुधर सकती, अब आएंगे और कह देंगे गुटबंदी खत्म, ये गुटबंदी, ये जो कांग्रेस का नाश कर रहे हैं, कांग्रेस का नाश, इससे बड़ा और नाश कांग्रेस का क्या करेंगे। क्योंकि आपको लेके भी बहुत सारी बातें चली कि भाई शिमला नहीं गए आप विधायकों के साथ, क्यों जाऊं, कसौली नहीं गए, तो कसौली मतलब क्यों जाऊं, इसलिए आप पे डाउट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या मेरे परिवार से बड़ा कुछ हो सकता है? मेरे भतीजों की शादी थी, सब ने पता है, ऑल टू जेड लोगों को पता है। तो वोटिंग वाले दिन क्या हो रहा था, मतलब कह रहे हैं कि भाई दीपेंद्र आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं, आपने तब भी कोई नाराजगी थी क्या? आप एक बात सुनो, अब आपको मैं पहले, आपने कहा शिमला गए हैं 12 तारीख को, 12 तारीख मेरे एक फंक्शन था 7 तारीख का, एक 9 की बारात थी, एक 12 की बारात थी, एक 15 का फंक्शन था, ठीक है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछो, दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछो, अध्यक्ष जी से पूछो, बीके हरिप्रसाद जी से पूछो कि मैंने क्या कहा था। उसके बाद आपने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा आपको पकड़ के लेके गए वोटिंग वाले दिन। यस, ये बिल्कुल झूठ। मैं यहाँ से गया हूँ सुबह, क्योंकि 15 का रात का फंक्शन था, दिन में भी था, मैं सुबह यहाँ से चला हूँ, और विधायक इकट्ठे होके वहाँ पे कोठी पे हुड्डा साहब की वे चले गए। तो दीपेंद्र जी, मैंने कहा दीपेंद्र जी हम और आप इकट्ठे चलेंगे, मैंने कहा था कि पता कौन नेगेटिव फैलाते हैं। और मैं, दीपेंद्र जी, जयप्रकाश जी और मुलाना जी और ब्रह्मचारी जी, हम सारे जब एक गाड़ी में जाके बैठ के गए थे, इसमें पकड़ने की क्या बात है? अरे दीपेंद्र जी और मैं इकट्ठे नहीं रहते क्या? और दीपेंद्र जी मुझे पकड़ के ले जाएंगे क्या? मतलब उस वक्त तक कोई टेंशन नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं। लेकिन फिर जब वोटिंग हो रही थी, देखिए, तब भी आप बड़े बेचैन थे, बड़े परेशान लग रहे थे, लोग आपके चेहरों के बड़े हाव भाव के अलग अलग मतलब निकाल रहे थे। आपको मेरी परेशानी 4:30 बजे बाद दिखी होगी ना। इससे पहले मैं खुश था अपनी पार्टी के साथ, एक एक विधायकों को मोटिवेट करके मैं साथ था ना। 4:30 बजे के बाद मेरी नाराजगी देखी होगी ना आपने, इससे पहले तो नहीं था ना। और हुड्डा साहब से पूछो, दीपेंद्र जी से, वो तो हुड्डा साहब ने क्लियर कहा। कारण क्या है? अगर कोई आपके साथी किसी मीडिया के लोगों को फोन करके ये कहे कि आप इसका नाम चला दो, इसका नाम चला दो, और वो मीडिया के साथी आपको आके ये बात कहें, जिनको मैं अपने परिवार के लोग मानता हूं, तो क्या प्रतिमा जी आपको दुख होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के ही नेताओं ने मीडिया के लोगों को फोन किया और बोला कि कुलदीप वत्स का नाम चला दो कि इसने वोट क्रॉस किया है, या इसने बीजेपी को वोट दिया। तो आदमी अब क्या होगा इस बात को? जो लोग ये चाहते हैं कि कुलदीप वत्स हुड्डा फैमिली के नजदीक ना रहे, तो आप ये बताओ आदमी की परेशानी होगी कि नहीं? आपने सांसदों का जिक्र किया कि भाई वरुण मुलाना थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, सतपाल ब्रह्मचारी थे और जेपी साहब थे। 5 सांसद है ना, तो 4 का नाम लिया आपने। कुमारी शैलजा को सांसद नहीं मानते? नहीं, मैं कुमारी शैलजा सांसद रहेंगी। मैं कब कहता हूं? तो उनको चुनाव के बारे में ना बताया गया, ना पूछा गया, ना हिमाचल जाने के लिए बोला गया। देखिए, उनकी तकलीफ भी इसको लेके सामने आई मीडिया में, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो जानकारी नहीं। देखिए, आपने मेरे से ये पूछा कि आपको दीपेंद्र हुड्डा पकड़ के लेके गए, मैंने उस बात का जवाब दिया। नहीं तो 5वां सांसद भी तो हो सकता था ना, आपने 5वां सांसद को क्यों नहीं डाला बीच में? वो यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, वो मेरा काम नहीं है ना। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ कोई, मैं पार्टी का सीएलपी लीडर हूँ कोई, या मैं पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता हूँ क्या? मैं तो वर्कर हूँ पार्टी का। ये तो ये वरिष्ठ नेता हैं, शैलजा जी हैं, हुड्डा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। जेपी के घर में तस्वीर देखी मैंने, उसमें भी 4 सांसद ही थे, 5वां था नहीं। मैंने बोला 5वां कहाँ है? मानते नहीं 5वें सांसद को, या फिर देखिए क्या तकलीफ है 5वें सांसद? मैं 1001% 5वें सांसद को मानता हूँ, कुमारी शैलजा जी को सांसद मानता हूँ, और सांसद है, सांसद रहेंगी। उस बात के मेरे ना मानने से कुमारी शैलजा सांसद हट जाएंगे क्या? हट जाएंगे क्या? मतलब हट जाएंगे क्या? ये चीज नहीं है। कुमारी शैलजा क्यों नहीं गई, वो तो कुमारी शैलजा जी बताएं। नहीं, जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया, उन्होंने कहा कि मुझे इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, मुझे किसी ने बोला ही नहीं कि आप चलिए। वो आप पार्टी के प्रभारी हैं,
श्री बी के हरिप्रसाद जी, हम्म। उनसे पूछिए। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह जी, उनसे पूछिए। वो सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे पूछिए। ये कुलदीप वत्स नहीं बता सकता, इसका जवाब वो देंगे। नहीं, कुलदीप वत्स को इतना तो दिख रहा है ना कि भाई 4 सांसद ही एक साथ दिखते हैं, 5वें को कभी साथ में रखते नहीं तो है, ये तो दिखता है ना। मैंने इस बात से तकलीफ होती है कि नहीं होती आपको? मैं बड़े अदब से इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसी के कारण तो हम इलेक्शन हारे पड़े ना। ये जब हम इकट्ठे या हम इकट्ठे, एक चीज बताओ, हम एक पार्टी के हैं, सब एक हैं, और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो पार्टी हमारी कहाँ उठेगी फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कसूर है, हरियाणा की जनता का कसूर नहीं है। तो नेताओं को ये बात समझ में आएगी? राहुल गांधी जी बताएंगे। अब करमवीर बौद्ध को जैसे कैंडिडेट बनाया, किसी को पसंद नहीं थे, फिर भी राहुल गांधी ने लाके बिठा दिया कि भाई यही कैंडिडेट हैं। आप कैसे कह तो सकते हैं? आपको लग रहा है? कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी जी ने लाके बैठा दिया उसको? यही जानकारी आपके पास है, आपकी यही नहीं, आपकी राहुल है, गांधी से बात हुई है? यही जानकारी है। नहीं, राहुल गांधी से बात हुई आपकी? राहुल गांधी से नहीं हुई, हरियाणा के तमाम नेताओं से हुई। कौन से नेताओं से? सारे के सारे जितने भी आपके नेता हैं। नहीं, कहा तो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो राहुल बात तक नहीं की जब तक टिकट नहीं राहुल गांधी जी ने कोई नहीं ला के बैठाया। मुझे भी पता है और मैं बता भी दूंगा आपको कि कहाँ से आए और कैसे आए। कहाँ से आए? देखिए, पार्टी के और भी नेता हैं, और भी नेता हैं, मतलब आऊंगा उन नेताओं और पे भी आ गया, उन नेताओं पे भी आऊंगा, उन पे भी आऊंगा। तो आइए, अभी हम बात ही तो कर रहे हैं। वो मैं बताऊंगा, उसकी भी बताऊंगा, उसका भी मैं खुलासा करूंगा। कुछ नेता ऐसे हो गए जो पार्टी का सेंटर में बैठ के भी हमारी पार्टी का भट्ठा बैठाने पे लगे हुए हैं। और रणदीप सुरजेवाला? नहीं, अरे आप सेंटर में कौन बैठे हैं? घने बैठे हैं। एक रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहे हैं। हरियाणा से बड़े, नहीं, हरियाणा से आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हरियाणा के नेताओं से पूछी नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हो कि आप कह रहे हैं ना कि हरियाणा वाले नेता हैं। नहीं, मैंने क्या कहा है जो सेंटर में बैठे हैं। अब सेंटर में तो हरियाणा के बेहद खास और राहुल गांधी के करीब रणदीप सुरजेवाला है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, रणदीप सुरजेवाला की कोई बात नहीं इसमें नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सेंटर में, हरियाणा का नेता नहीं, सेंटर में ऐसे आके बैठ गए जिनकी विचारधारा कांग्रेस सी है ही नहीं, जिनकी वजह से कई चीजें हैं, मैं बताऊंगा। जो तो अभी गुटबाजी आपकी अभी भी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ ही रही है। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेके पहले से ही पूरे आपके नेताओं में बवाल है और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी से मिलके आए, टी शर्ट पकड़ के उन्होंने फोटो खिंचवाई। फिर गोकुल सेतिया आरोप लगा रहे हैं कि भाई मलाई खाने के लिए आ गए, तो बीजेपी में मलाई खा ली, अब यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गोकुल सेतिया मेरा छोटा भाई है, मुझे नहीं पता उनके आपस की क्या बात है, क्या नहीं है, पर मैं एक बात जरूर कहता हूँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे बड़े, एक तो सर छोटू राम के नाती है और बड़े कांग्रेस में कद्दावर नेता रहे। ठीक है, वो बीजेपी में गए आए, मैं कभी भी किसी अपने से बड़े नेता पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता और ना मेरे संस्कार है। जहाँ तक यात्रा की बात है, यात्रा अगर प्रदेश अध्यक्ष जारी करते हैं तो चाहे वीरेंद्र सिंह की यात्रा आए, प्रभारी करें, सीएलपी करें, किसी भी कांग्रेस के छोटे से वर्कर की भी कोई यात्रा आएगी तो कुलदीप वत्स जरूर जाएगा। तो मतलब राहुल गांधी अगर इस यात्रा में आते हैं, सद्भाव यात्रा में, तो कुलदीप वत्स जाएंगे? यस, बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस के तमाम नेता जाएंगे। हुड्डा साहब तो मना कर रहे हैं। अगर हुड्डा साहब नहीं जाएंगे तो फिर हमारे सीएलपी के जो आदेश आएंगे हम उसकी बात करेंगे। तो मतलब देखिए, मैंने फिर कहा है, अभी बहुत जल्दी, अभी मैं कुछ और मैं बात बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। मतलब कई चीजें हैं, ऐसे आप सारे पत्ते नहीं खोल रहे, मतलब नहीं, थोड़े से पत्ते, बहुत चीजें हैं। राज्यसभा में वोटिंग के बाद आपने 2 दिन बाद खोले, फिर कुछ पत्ते आपने कुछ दिन पहले खोले, फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें खोली। इलेक्शन के बाद में प्रतिभा जी आपको एक दिल की बात कह रहा हूँ, मुझे आज भी उस एपिसोड से मेरी आत्मा रोती है और उस दिन मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, मैं आज भी कह रहा हूँ और आज भी उस बात की पीड़ा मेरे दिल के अंदर है। तो हुड्डा साहब आए थे जब यहाँ, तो आपकी पीड़ा दूर नहीं कर पाए? मेरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हुड्डा साहब को मैंने कहा कि हुड्डा साहब का साया भी साथ छोड़ सकते कुलदीप वत्स से। हुड्डा साहब मेरे नेता हैं, नेता रहेंगे, नेता मानता रहूंगा, जीऊंगा जब तक, उसकी बात नहीं है। पर कुछ बातें हैं जिनके प्रति, देखिए, मैं एक वो व्यक्ति हूँ, मैं बादली का बेटा, बादली का खून, इस बात का मैं अपनी काकातों को कह रहा हूँ, कोई ऐसा नोट, ऐसी ताकत
नहीं बनी, मैं नजर मिला के कहता हूँ और भगवान को तो साक्षी आपने मान के हुड्डा कहता साहब हूँ। को कभी नहीं नहीं, कहा कि एक मिनट। हुड्डा साहब अब बस नहीं, कर नहीं, दीजिए, अब नहीं, ये गुटबाजी को नहीं, खत्म करने का आप कोई इलाज सुनो, अब करिए मैं आप। आपको बता रहा हूँ उस बात पे। तो मैं कभी जीवन में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे खरीद सके। मैं बादली की पगड़ी उसने बांध के वहां मुझे भेजा है। मैं हर उस व्यक्ति की हक और हकूक की लड़ाई को मजबूती से ईमानदारी से लड़ता हूँ। और मेरे काका ताऊ बादली हल्के की पूछ लो जनता से, मैं और मेरा पूरा परिवार हम 24 घंटे समर्पित रहते हैं। जहां तक आप कह रहे थे हुड्डा साहब से आपने नहीं कही, मैं इस आज आपको बता रहा हूँ, इसमें किसी न शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह बनना पड़ेगा पार्टी की। तो इस पार्टी में वो कुलदीप वत्स काम करेंगे वो बनने का? देखते हैं, क्योंकि एक नए संघर्ष का तो ऐलान आपने कर दिया है। बिल्कुल करा है ना, एक लोगो बकायदा जारी किया, शस्त्र शास्त्र संविधान की बात आप कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल जो आज तो क्या प्लान है फ्यूचर का? देखिए, मैंने जो आज कहा, शस्त्र शास्त्र और संविधान, शस्त्र प्रदेश और देश की रक्षा के लिए होता है, शास्त्र सद्बुद्धि, कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि है इसलिए सब चीज सबको ही उसके लिए, और संविधान आदमी ने जो संविधान बना है उसके दायरे में रह के आप सबको अधिकार है उसमें रह के बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप संविधान से बड़े हो, कोर्ट से बड़े हो या किसी भी से बड़े हो, कोई हो कुछ हो कहने लग जाए, किसी भी कुछ कहने लग जाए। तो मैं हर उस चीज के लिए, मैं आज आपको कह रहा हूं, मैंने जो नाम दिया शस्त्र शास्त्र और संविधान, जो देश में खाई खुदी है, प्रदेश में खाई खुदी है, मेरा एक एजेंडा है। मैंने फिर कहा, राजनीतिक मेरा एक एजेंडा है। जो एक आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है, चाहे वो कोई दल हो, चाहे बीजेपी का दल हो, चाहे कांग्रेस का दल हो, मेरी कोशिश है कि मैं संघर्ष करूं। और इसका मुझे नहीं पता, मुझे इसका परिणाम भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ईमानदारी से, मजबूती से, ना थकूं, ना झुकूं, ना बिकूं, ना डरूं, मजबूती से मैं हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनूंगा, चाहे वो किसान है, गरीब है, मजदूर है, हमारे SC BC के हमारे भाई है, या कोई कर्मचारी है, या किसी भी सब उस पर कोई अत्याचार होगा, पूरे हरियाणा में कुलदीप वहाँ खड़ा मिलेगा और उनकी आवाज़ बन के, सच्चाई की आवाज़ बन के, और ना टुच्ची राजनीतिक, ना छोटी सोच, अपनी नीति और नीयत साफ रखे, ईमानदारी की बात को, कोई गलत बात हो उसको मैं तोड़ मरोड़ के नहीं, मैं सच्चाई की और ईमानदारी की राजनीति करने के लिए अब आगे आज के बाद में जो वचनबद्ध हुआ हूँ, मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगा। और मेरा ये सबसे बड़ा ये है। तो मतलब अब ये क्यों ना समझा जाए कि एक और गुट भी कांग्रेस में अब बन गया है कुलदीप वत्स का, कि भाई अपनी राजनीति अलग ही दिशा में लेके जा रहे हैं। देखिए, मेरा कोई गुट नहीं है, ना मेरा कोई कांग्रेस का गुट है। नहीं, क्योंकि सवाल तो पूछेंगे ना लोग, अगर आप कांग्रेस के बैनर से हट के शस्त्र शास्त्र संविधान की लड़ाई लड़ने चल रहे हैं, पता नहीं, तो मतलब कोई एजेंडा है? उसका कोई मेरा एजेंडा है, वो मुझे पता है, और मैं लोगों को इस एजेंडे के बारे में एक एक चीज बताऊंगा। मेरा कोई किसी चीज का गुट नहीं है, मेरा गुट नहीं है। मेरा गुट ये है कि जो आज आपसी जो खटास भाईचारे का जो आज मतलब आए दिन ऐसी जो राजनीतिक चल रही है, मैं इस राजनीति, लेकिन सबसे बड़ी खटास तो कांग्रेस पार्टी में ही है ना। उसको लेके आपका क्या प्लान है? मैं कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब को समझाया कभी? नहीं, देखिए हुड्डा साहब मेरे से बहुत सीने में, हुड्डा साहब बच्चे भी तो समझा सकते हैं ना बड़ों को। नहीं, मैं हुड्डा साहब से भी अगर कोई ऐसी बात होगी तो हुड्डा साहब से बात कर। तो राहुल गांधी से मिलने का प्लान भी है? मेरा 101% है। जिस दिन राहुल गांधी जी कभी समय देंगे, समय मांग लिया आपने राहुल? मैंने समय मांगा हुआ है। जब राहुल गांधी जी कभी जब समय उनके पास होगा, समय देंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। और ये भी आपको कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं, बोला डरो मत। और कांग्रेस के सभी नेताओं ने ये पता है कि कुलदीप वत्स राहुल गांधी जी के सामने बैठा है, तब मैंने बगैर डरे, ये राहुल गांधी जी को कह के, मगर राहुल जी आपने एक नारा दिया था, राहुल गांधी जी आपने एक नारा दिया था कि डरो मत। तो मैं, डरो मत, अपने नेताओं से मत डरो, नहीं, बड़े नेताओं से मत डरो। मैंने वही उनको मैंने कहा, जी आपने सिखाया है कि डरो मत, तो मैं बगैर डरे आपके लिए बात रखना चाहता हूँ। और मैंने बगैर डरे सभी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के सामने बगैर डरे सच्चाई मैंने राहुल गांधी जी को कई बार मैंने रखी भी है, पूछ लो आप, खड़ा रहूं। इस पॉडकास्ट के आखिरी सेशन में एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपको एक
शब्द बोलूंगी, आपको एक वर्ड में या फिर एक लाइन में या फिर जो भी आपके जहन में उस नाम को सुनने के बाद आएगा, आप मुझे बताइएगा। तो जल्दी जल्दी क्विकली ये वाला हम हाँ हाँ, सेशन करो करेंगे, करो ठीक है। करो। सबसे पहले हम इस राउंड की शुरुआत करते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे इंसान है भी है, नेता के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान है, और जिसके जो कमिटमेंट के पक्के व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में भविष्य, अगर सारे मिलके अच्छे से लड़ाई लड़े और राहुल गांधी जी बढ़िया अच्छे फैसले लें, और जो मजबूत व्यक्ति हैं उनको अगर जिम्मेवारियां दे और उनको आगे निकालें, तो कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है। कुलदीप वत्स, कुलदीप वत्स एक साधारण व्यक्ति है, किसान का बेटा है और गरीब घर का पला हुआ बच्चा है, और हर उस दर्द दुख तकलीफ गरीबी अमीरी हर चीज़ को जानता है। और मेरी आवाज़ अब आज 5 होगी, रात होगी, 6 तारीख के बाद उस प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ बन के मैं हरियाणा की जनता की उस आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। और इसके लिए शायद मुझे कोई किसी भी प्रकार का कोई अगर मैंने नुकसान भी उठाना पड़े तो मैं हर उस नुकसान को उठाने के लिए भी तैयार हूं। पर मेरी एक दिले ये इच्छा है कि हरियाणा या देश, हरियाणा में खासकर मैं क्योंकि हरियाणा में रहता हूं, कि हमारा आपसी भाईचारे की खाई या ना खुदे, और ये शास्त्र और संविधान मिलके एक अच्छे प्रदेश की उत्थान की बात करें, सामाजिक बात करें, समाज को ऊंचा उठाने की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, और हर उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज बने। क्या कुलदीप वत्स ने सीएम फेस को लेके सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी है अपनी? नहीं, मैंने आज जो मेरी लॉन्चिंग मानो चाहे कुछ मानो, मैं जनता की आवाज बनना चाहता हूँ। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपके दिल के करीब है ज्यादा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे, मेरे को बादली की जनता ने चुन के भेजा। ये आपने जो सवाल किया है लोगों ने बहुत बार किया। मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने आज तक कभी, मनोहर लाल खट्टर जी बहुत बड़े नेता हैं, कभी अपने दिल पे कोई पूछ लो उनसे, मैंने अपना पर्सनल कभी जीवन में मनोहर लाल खट्टर जी से आधा इंच भी कोई काम नहीं करा है। अब एक चीज़ मैं आधा सेकंड में कहूँगा कि मेरे काका ताऊ और मेरे इलाके का कोई काम होगा तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है तो ओम प्रकाश चौटाला जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, अभय सिंह जी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस काम को थोड़ी कर सकते, करते तो खट्टर साहब है, इसलिए मैं उनके पास भी गया। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी जी के पास हम अपने पर्सनल काम के लिए कभी नहीं गए, कभी भी। आज सैनी साहब बैठे हैं, अब व्यास उलाद के हम भी हैं, कभी मेरा अपना कोई पर्सनल काम किया ना मैं गया। हाँ, समाज के काम जो हमारे इलाके के विकास की बात है, उन कामों के लिए मैं 2-3 बार गया। छुप छुप के मिलते हैं नायब सैनी? नहीं, मैं क्यों मिलूंगा, चोर हूँ कोई मैं? और नायब सैनी का मैंने कोई कर्ज ले रखा है इस बात के लिए? मैं इलाके का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, मैं नायब सिंह सैनी जी के पास गया हूँ, मैं मतलब उनको अपने काम बताएं, काम करें ना करें उनकी मर्जी। मैं अपने इलाके के विकास की बातों में किसी चपड़ासी के पास जाना पड़ता है, मैं चपड़ासी के पास भी जाता हूँ, मैं अधिकारियों के पास भी जाता हूँ, मैं मंत्रियों के पास भी जाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री के पास जाता हूँ। करना ना करना उनका काम है, पर मैं अपने काम के लिए, अपने काका ताऊ काम के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। कुमारी शैलजा को नसीहत, कुमारी शैलजा को नसीहत, ये नसीहत तो मैं उनको नहीं दे सकता, बहुत बड़ी लीडर है, पर सुझाव, पर मैं एक चीज कह रहा हूँ, आप बहुत बड़े नेता हो, पार्टी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है। अब आप लोग पार्टी के लिए कुछ सोच सकते तो सोच लो, पार्टी के वर्करों को मत मारो, पार्टी के वर्कर बहुत मर रहे हैं, आपसे सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सारे वर्करों को मत मारो। अगर आप लोग ऐसे वर्करों को मारे हो तो इनको मना कर दो, ये मेरी नसीहत तो मैं नहीं कहूँ, मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ की, बहन है बड़ी हमारी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कोई सुझाव? नहीं, मैं हुड्डा साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पिता के समान है, कि हुड्डा साहब आप के ये सेना है, आपके हर व्यक्ति आपके लिए समर्पित है, सबको बढ़िया से साथ लेके इस हरियाणा के वर्करों को अगर जिंदा रखना है तो मिलके सारे एक होके मजबूती से आप इकट्ठे होकर लड़ो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुत्र मोह में क्या कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने का काम? कांग्रेस के 5 गद्दारों के नाम जो आपकी नजर में गद्दार है। 5 गद्दार तो आपके सामने आ गए, एक तो नहीं, उनके अलावा? इनके अलावा तो 5 नहीं, बहुत है। हरियाणा की नहीं करता मैं सेंटर की बात 4-5 नाम ले सकते हैं आप? नहीं, नाम लूंगा मैं, 1001% लूंगा मैं, राहुल गांधी जी के सामने नाम लूंगा, और अगर राहुल गांधी जी नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने बैठ के उनके नाम भी बता दूंगा।
अच्छा, इंतजार करें कि राहुल गांधी बिल्कुल। कोई एक्शन नहीं लेंगे। मैं बताऊंगा। मतलब आपकी ये लड़ाई देखिए- कांग्रेस से लंबी चलने वाली है। देखिए मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, कांग्रेस से नहीं, मैं शहीद भगत सिंह जी उनके वो नहीं, वो ये मत समझना कि मैं वो बनना चाहता हूँ, वो तो मैं जीवन में नहीं बन सकता, उनके तो मैं एक बाल बराबर नहीं हूँ। पर एक कुर्बानी की जो बात होती है, उन्होंने मौत की कुर्बानी दी थी। अगर मैंने कोई राजनीतिक कुर्बानी भी देनी पड़ेगी अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने जो हमारे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, तो मैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। पर मैं जो कहूंगा अब सच कहूंगा ना, मैंने कहा मैं बिल्कुल डर के कोई राजनीतिक नहीं करने वाला व्यक्ति, जो बात करूंगा मजबूती से करूंगा। राजनीतिक मेरा कोई पेशा नहीं है, और बढ़िया छवि की राजनीतिक, सच्चाई की राजनीतिक, ईमानदारी की राजनीतिक, और बिल्कुल बेगड़ रहे कुलदीप वत्स राजनीति करता हुआ आपको दिखेगा। ओपी धनखड़, ओपी धनखड़ देखिए, मैं जब जो इलेक्शन जिनसे अब था उस टाइम तक ओपी धनखड़ जी की मैं कोई कह देता था। ओपी धनखड़ जी हमारे बड़े भाई है। मैं अब ऐसे जब जो कोई बात नहीं है उन पर मैं अब किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो मतलब रिश्ता बढ़िया चल रहा है ओपी नहीं, धनखड़ साहब? मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरी कभी आज तक एक बार फोन पे बात हुई है। मैंने भतीजे की शादी में इन्विटेशन कार्ड भेजा। मेरा कोई रिश्ता कोई ना, मेरा पॉलिटिकल रिश्ते हैं एक अलग होते हैं, मेरा ना कोई खराब रिश्ता, ना मैं कभी उनके, आज तक मैंने उनका घर देखा, ना मैंने कभी उनका ऑफिस देखा, ना मैंने कभी एक दो बार फोन पे, एक बार उनका फोन आया था उनके बेटे के लिए और एक बार मेरा आया था। हाँ, जब तक ओम प्रकाश धनखड़ जी ठीक है अपना काम कर रहे हैं, करो, मुझे मैं कोई किसी पे, जब एक राजनीतिक लड़ाई खत्म हो गई, इलेक्शन हार जीत हो लिया, तो मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने मेरे पे प्रहार किया, जब पीछे हमारा जो कोई छोटा मोटा समाज का झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा भाई समाज ने ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। तो तब मैंने कहा था कि ओम प्रकाश जी आप बताएं, 2016 में जब हमारा पूरा हरियाणा जल रहा था और एक कौम, जाट कौम को बदनाम किया जा रहा था, तब आपने एक शब्द भी जाट कौम के बारे में कहा? कुलदीप वत्स ने तो उनकी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ी। दूसरा मैंने कहा था जब किसान आंदोलन चला, जब किसान कौम को जाट कौम से जोड़ के देखा जा रहा था, उनको गद्दार, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कह रहे थे, जब ओम प्रकाश धनखड़ जी कहाँ थे? उसी के गांव में जब एक शहीद की पत्नी एक रक्तदान शिविर लगा रही थी, उसको उखाड़ दिया उसी 10 दिन पहले, तब ओम प्रकाश जी गांव और समाज के कहाँ थे? तो मैंने, अगर वो मेरे पे कोई बात करते हैं तो मैं करता हूँ, और ना मैं उनका सम्मान। प्रदेश का सबसे बड़ा जाट नेता? देखिए एग्जैक्ट में तो जो कोई नेता होता है, पॉलिटिशियन होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। मैं जात कोई नहीं होती। और अब कोई नेता वो खुद बताए भी मैं एक कौम का नेता बनना चाहता हूँ, तो मैं तो किसी को, मैं तो अब चाहे कोई भी है जाट नेता की बात करो, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है या हरियाणा में कोई ऐसा नेता जो आपको लगता है 2029 में सरकार बनाने में सफल हो पाएगा, या उसके कंधों पे जिम्मेदारी दी मैं जानी एक चीज चाहिए? मैं आपको कहूँ, बड़े बेबाक तरीके से कहूँ, मैं दीपेंद्र जी से इस बात पे बहुत बार लड़ाई भी होती है। दीपेंद्र जी ने आंख नाक कान खोले और एक गुलदस्ता बनाए। मैं आपको एक दिल से बात कह रहा हूं, वो व्यक्ति एक अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा नेता के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति है, शरीफ है, उसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। वो सारी आंख नाक कान खोल के, लेकिन लोग कहते हैं कि गलत फीडिंग करते हैं दीपेंद्र हुड्डा को, और दीपेंद्र हुड्डा उसको सही से डाउनलोड नहीं कर पाते उस इन्फॉर्मेशन को, और फिर गलत फैसले लेने के लिए अपने पिताश्री को मजबूर कर देते हैं। देखिए मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा कि दीपेंद्र जी मेहनती है, ईमानदार है, नेचर वाइज अच्छे हैं, सारी चीज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जितनी मेच्योरिटी जिस दिन आ जाएगी, उससे बढ़िया हरियाणा के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। और मैंने यही कहा है, मैं दीपेंद्र जी से, मेरी बारंबार कई बार इसी बात पे नाराज हो जाता हूं उनसे मैं, कि मेरा भी कोई सपना है और वो सपना उन्हें भी पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या आप दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनते देखना चाहते हैं? देखिए अगर वो सबको साथ लेके चलते हैं, एक गुलदस्ता बनाते हैं, मैं कहूँ सभी बिरादरी, 36 बिरादरी एक गुलदस्ता बने, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, अच्छे नेचर है और सही फैसले ले। देखिए अनमेच्योरिटी कोई हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे कोई हो, शायद दीपेंद्र जी ने मेरी बात बुरी भी लग जाए, मेच्योरिटी के साथ आंख नाक कान खोल के चलना पड़ेगा और मजबूती से मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे, और बिल्कुल धैर्य से, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कहते हैं ना, जमुना जी की खोपड़ी गहराई
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की खोपड़ी की गहराई कोई नहीं बता सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनना पड़ेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सारे गुण अपने अंदर ले आने पड़ेंगे, तो दीपेंद्र हुड्डा जी को कोई नहीं रोक सकता। अगर कांग्रेस में नहीं सुनी जाती तो फिर पार्टी को अलविदा भी कह सकते हैं या फिर कुछ और फैसले भी ले सकते हैं? देखिए, आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल मैं आपको बता दूं, मैंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। राहुल गांधी जी को एक एक चीज से अवगत कराऊंगा। अपने हरियाणा के नेताओं से भी कोशिश करूंगा एक बार सबसे मिलूं, सबसे ऑल टू जेड, ये बड़े बड़े गुट्टों से जो हैं, जो इस हरियाणा का नाश करने पे उतरे हुए हैं। अगर वो सारे मिलके इस बात से चलते हैं तो बिल्कुल अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी से खड़े हैं, वरना मैं किसी वर्कर को नहीं मरवाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं, मैं राजनीतिक छोड़ सकता हूं। ये तो पता नहीं, मुझे लोगों की बड़ी मनसा थी कि 5 तारीख को आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, पता नहीं, मैं वो उस बात पे नहीं जाता। अच्छी बात है, चर्चा और खर्चा होना चाहिए, कोई इस बात का कोई वो नहीं है। खर्चा तो देख रहे हैं काफी हो गया। नहीं, देखिए, हनुमान जी का रोट था, मेरा जन्मदिन भी था, और मुझे इस भगवान ने, मैं कह रहा हूँ प्रतिमा जी, मुझे यहाँ पहुँचाया है। मैं कहा, एक गरीब का, जब जिसका बाप 6 साल के को छोड़ के मर जाए और वो जिला परिषद भी बना दिया, MLA भी बना दिया और शोहरत, इज्जत सब कुछ दे दी, तो मेरे इस भगवान ने क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया। और मैं आपको एक दिल से कह रहा हूँ, मुझे इस भगवान ने जन्म दिया है, मेरे पास अगर वो भगवान खर्चा का दे देता है तो मैं कर दूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं करता। आप एक काम करना, वैसे एक राउंड लेना मेरा बादल हल्के का, बगैर उसके, देखिए मेरे विरोधी क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक दिल की बात कह रहा हूँ। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, दिल से बता रहा हूँ, कि मेरे पास लाख रुपए भी नहीं होते घर पे, पर मेरा काका ताऊ या कोई आया ना, ईमानदारी से मैंने कभी खाली हाथ नहीं जाने दिए। मैंने चाहिए आपसे फ़ोन किया, किसी और से फ़ोन किया, मैंने हर दुख में, चाहिए कोविड था, चाहिए अभी किसानों की फसल उसका बाढ़ का था, चाहे किसी की भैंस मर जाओ, चाहे किसी की कुछ भी नुकसान हो जाओ, जो मुझे ड्यूटी लगाता है, तो मुझे किसी का दुख मुझे देखा नहीं जाता। और एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, आज लास्ट में मेरे जो अब की बार जो इलेक्शन था, ओम प्रकाश जी ने इतना जबरदस्त इलेक्शन पिछला भी नहीं लड़ा था, उससे पिछला भी नहीं लड़ा था, तो अब की बार लड़ा था, मुझे पता है कैसे लड़ा था। और इतनी बड़ी जीत, ये भी मैं आपको ईमानदारी से उस भगवान को साक्षी मानी कहता हूँ, मैंने ये किसी को कि पैसे दिए हूँ या कुछ, मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार ने अपने बेटे को मजबूती से साथ दिया है, तो उसका एहसान मुझे जीवन भर है। तो ये चीज़ मेरी सबसे बड़ी कमाई मेरे काका ताऊ है। और भाई मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बादली की हल्के की जनता को अपनी चमड़े की जुत्ती बना के परा दूं, मैं इनके एहसान इन्हीं की ही लड़ाई लड़ने के लिए तैयार, मैं बिल्कुल इनकी बादली हल्के की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने जो नारा दिया, शस्त्र शास्त्र और संविधान, मैं हर उस व्यक्ति की आवाज बनने के लिए तैयार हूं जो किसी समाज के साथ अगर गलत होता है, ये भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी 2 पैसे का व्यक्ति आए, किसी स्टेज के ऊपर आके किसी भी समाज की बैंड बजा के चला जाए और समाज ताली पीटते, नहीं, ये चीज कुलदीप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पीछे जींद का भी देख रहा था, हमारे कांग्रेस के नेता हमारे समाज के बारे में कह के चले गए, मनुवादी सोच। अरे उनको शर्म आनी चाहिए। मेरे साथ बैठ, तुझे मैं बताता हूँ मनुवादी क्या होते हैं, कैसे कह देगा, वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ, मेरे लिए 36 बिरादरी मेरे लिए भगवान है। पर ये भी नहीं है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई आए और कुछ बोल के चला जाए, ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये एक बर्थडे के साथ नया जन्म आपका पॉलिटिकली कम से कम शुरू हुआ है। बिल्कुल। एक चीज में प्रतिमा जी, आपने कहा, आपने हर चीज कुछ न कुछ नया सिखा के जाता है। कोविड ने मुझे कुछ और सिखाया, इस राज्यसभा ने मुझे और कुछ सिखाया, जींद के एपिसोड के बाद मैं और कुछ सीखा। और जो नेताओं की ये जो सफेद कपड़े पहन के जो जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इससे मुझे मजबूती मिली। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये जन्मदिन के बाद मैं जैसे मैं अब 18 साल के बच्चे की तरह दोबारा से मेहनत करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि वाकई में आप पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर तमाम चीजें सॉर्ट कर पाएं और
एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा पाए तभी तो दूसरी पार्टियों से भी लड़ेंगे, वरना तो कोई बिल्कुल। भविष्य दिखाई दे नहीं रहा है कांग्रेस नहीं, का। मैं बिल्कुल ठीक बात है। हम्म, हरियाणा की जनता ये देखती है हम्म, कि हमारी विपक्ष, हमारी आवाज़, हमारे पास आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, हम्म, किसान भी आते हैं, युवा भी आते हैं। अगर हम विपक्ष की उसको मजबूती से नहीं उठाएँगे, तो फिर हमारा क्या होगा? चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, धन्यवाद तमाम जी, बातचीत के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला हम्म, और मैं अपनी तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तो जी। आपने सुना, कुलदीप वत्स को कांग्रेस में ही रहने वाले हैं। जो चर्चाएं थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को अलविदा कह देंगे, वैसा कोई सीन नहीं है। लेकिन कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के ही नेताओं के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस की गुटबाजी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और राहुल गांधी से समय मांग लिया गया है। तमाम नाम लेके राहुल गांधी के पास पहुंचेंगे, एक एक नेता की शिकायत की जाएगी, बताया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। कांग्रेस के हरियाणा में जो गुट हैं उन तमाम नेताओं के पास भी पहुंचेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई समझ जाओ, अब भी वक्त है। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर उसके बाद फिर से कोई ऐलान करेंगे और उस ऐलान के जरिए कुछ और घोषणाएं भी होंगी, शायद पार्टी छोड़ दे, लेकिन अभी नहीं छोड़ने वाले हैं। शस्त्र शास्त्र संविधान की लड़ाई लेके आगे बढ़ने वाले हैं और प्रदेश के तमाम लोगों के हक की आवाज उठाने की बात ये कर रहे हैं। अब अपने मंसूबों में कितने कामयाब हो पाते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, नहीं मिलता है, क्या होता है, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।